Alright, coming back to the equitable mortgage, so the difference between the two was कि रेवेन्यू जब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर हम उसका एक रजिस्टर करवा लेते हैं अपना चार्ज या रिकॉर्ड मेंटेन करवा लेते हैं तो वो लीगल मॉर्टगेज है बट उसकी फीस होती है स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द प्रॉपर्टी प्राइस तो और वो काफी ज्यादा होती है इसलिए नॉर्मली जो कस्टमर है या बोरोवर है या जो मॉर्टगेजर है वो इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होता है। ऑन द अदर साइड इक्विटेबल मॉर्टगेज का फायदा ये है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं अलोंग विद द अदर डॉक्यूमेंट जिसमें एमओडीटीडी भी शामिल है जो मैंने आपको बताया कस्टमर से साइन करवाया जाता है उस प्रॉपर्टी के जो मॉर्टगेज करवाई जा रही है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टाइटल डॉक्यूमेंट्स वो बैंक को दे दिए जाते हैं एज अ सिक्योरिटी। अब उसमें अगर देखा जाए तो प्रूडेंस ये है कि जब किसी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से नहीं होंगे तो उसको खरीदेगा कौन। सो इन अदर वर्ड्स जब भी सेलर उसको बेचना चाहेगा जब भी मॉर्टगेजर अगर उसको फ्रॉडुलेंट तरीके से बेचना चाहेगा तो डॉक्यूमेंट्स तो बैंक के पास होंगे इसलिए उसको बेचा नहीं जा सकता। ये इसका फायदा है। लेकिन ऑन द अदर साइड द लॉस और द कॉन या जो डिसएडवांटेज है कि उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अगर फ्रॉड करना हो तो डुप्लीकेट भी बन सकते हैं। ठीक है। सो इन केस वो डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट बनवा लिए जाए या कोई ऐसा प्रोसेस किया जाए कि कागज गुम हो गए हैं कोई फ्रॉड तरीके से प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए तो ऐसी सूरत में बैंक को लॉस हो सकता है जब वो अपना राइट एक्सरसाइज करने लगे यानी कि जब डिफॉल्ट की सूरत में वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाने लगे। तो इसलिए इक्विटेबल मॉर्टगेज कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिस्की होता है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद हैं एपरेंटली सेलर प्रॉपर्टी या मॉर्टगेजर प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता लेकिन फ्रॉड के चांसेस मौजूद हैं क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कहीं नहीं लिखा हुआ ये बात कि ये प्रॉपर्टी अंडर मॉर्टगेज है जैसा कि लीगल मॉर्टगेज के केस में था। ठीक है। अलबत्ता सिक्योरिटी है डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं मॉर्टगेज करवाई जा सकती है कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं साइन करवाए गए हैं सो बैंक उसको एक सिक्योरिटी कंसीडर करता है एक मॉर्टगेज कंसीडर करता है और स्टेट बैंक भी उसको मॉर्टगेज कंसीडर करता है। However, an equitable mortgage will be subordinate to the priority given to legal mortgage. So in case जब कोई डिफॉल्ट हो गया और कोर्ट में केस चला गया या कोई डिस्प्यूट हो गया तो प्रायोरिटी दी जाएगी लीगल मॉर्टगेज को एंड सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी इक्विटेबल मॉर्टगेज को। सर लीगल मॉर्गेज में जो है वो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास होते हैं कि वो बैंक के पास नहीं होते वो डॉक्यूमेंट्स? बैंक के पास होते हैं उसमें एक एडिशनल एक्टिविटी हो रही है वो एडिशनल एक्टिविटी ये है कि अपार्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अपना चार्ज भी रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है। इक्विटेबल मॉर्टगेज में सिर्फ एक प्रोसेस हो रहा है वो एक प्रोसेस ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं और एसईसीपी में चार्ज होगा वो लेटेस्ट स्टेज पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जैसे एलडीए आपने नाम सुना होगा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या कुछ इलाकों में जैसे हर इलाके का एक अपना सिस्टम मौजूद है पटवारी के पास ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी उसकी तहवील में होते हैं उसके रिकॉर्ड में होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है इक्विटेबल मॉर्टगेज में कि ये प्रॉपर्टी अंडर लियन है अंडर मॉर्टगेज है या इस प्रॉपर्टी पे कोई रहन रखा गया है। अब देखें ना फॉर एग्जांपल आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आप उसकी टाइटल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि दिखाएं जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तरह। जब वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो आपके जहन में डाउट आ जाएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है कोई फ्रॉड हो सकता है। ठीक है। सो ये है इक्विटेबल मॉर्टगेज की यहाँ तक बात सिक्योरिटी के उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे आप उस प्रॉपर्टी को बगैर डॉक्यूमेंट देके खरीदेंगे नहीं। बट अगर उसने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिए या फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए या फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए अब आप सेकंड उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा सकता है कि आप जिस भी सोसाइटी में या जिस भी जैसे लाहौर में आता है तो एलडीए के पास आप जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स और आप वेरीफाई करवा लेते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स या ये जो प्रॉपर्टी जो सो एंड सो इलाके में मौजूद है इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब अगर उसके ऊपर लीगल मॉर्टगेज हुआ होता तो इमिडिएटली आपको पता चल जाता कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर तो उसके ऊपर लिखा हुआ है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कि ये इस बैंक के पास मॉर्टगेज है
सो अब अगर उसने आधा फ्रॉड कर भी लिया, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनवा भी लिए, तो आपने सेकंड प्रोसेस से उसको वेरीफाई कर लिया और वो पता चल गया आपको कि फ्रॉड है या अंडर मॉर्गेज है। बट इन केस ये सिर्फ इक्विटेबल मॉर्गेज होता, तो और उसने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स या फेक डॉक्यूमेंट्स या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए थे, तो आप अगर उसको मिस कर गया आप, कि आपको नहीं पता चला कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, और अब आप एलडीए जाएं या किसी भी अथॉरिटी के पास जाएं, तो वहां पे कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा जिसमें ये पता चले कि ये प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज है। सो जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं इन केस ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक से ज्यादा बैंक भी तो हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर्टी जिसकी वर्थ है 1 बिलियन, और ए बैंक ए ने भी उसको फाइनेंसिंग की हुई है 100 मिलियन की, सो वो प्रॉपर्टी बैंक ए के पास भी मॉर्गेज है। बी के पास जो बैंक बी है उसने भी कुछ 200 मिलियन की फाइनेंसिंग की हुई है। अब अगर 3-4 बैंक ने फाइनेंसिंग की है तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स तो एक के पास ही रहेंगे ना, वो तो एक ही है, वो तो ज्यादा नहीं हो सकते। सो ऐसी सूरत में एक ऐसा बैंक जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इसका मतलब है उसके पास इक्विटेबल मॉर्गेज मौजूद है। और बाकी जो बैंक्स हैं वो सिर्फ सर्टिफाइड कॉपीज ले लेते हैं, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते। उसका प्रोसेस ये होता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? थोड़ी सी टेक्निकल है ऑब्वियसली, अब आप 8th सेमेस्टर में हैं, सीनियर बैच के हैं, तो कुछ चीजें समझ आ जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ नहीं आ रही होंगी शायद, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप साथ में काइंडली पूछ लिया करें, ताकि मैं भी जज कर पाऊँ कि किस लेवल पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाना चाहिए। अगर अभी तक की बात समझ आ गई है तो नेक्स्ट बात ये बता रहा हूँ कि अगर एक से ज्यादा बैंक मौजूद है, अगर एक से ज्यादा बैंक मौजूद है तो ऐसी सूरत में एक बैंक के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी कि टाइटल डॉक्यूमेंट्स होंगे उस प्रॉपर्टी के। और अगर कोई दूसरा बैंक भी उसी प्रॉपर्टी पे फाइनेंसिंग कर रहा है तो वो डिमांड करेगा कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक ए के पास मौजूद हैं उनकी फोटोकॉपीज करवाई जाए, और फिर उनके ऊपर बैंक स्टैंप करे सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। जिसका मतलब ये है कि बैंक ए इस बात की जिम्मेदारी ले कि ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। वैसे ही जैसे आप कभी बैंक अगर गए हो तो बैंक आपसे एक सीएनआईसी की कॉपी अक्सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में डिमांड करता है। वो आपसे फोटोकॉपी ओरिजिनल देखता है, फोटोकॉपी आपसे लेता है और उसके ऊपर स्टैंप कर देता है ओरिजिनल सीन, जो इस बात का प्रूफ होता है कि जो बैंकर था या जो भी बैंक में ऑफिशियल था उसने आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड देखा है और उसके ऊपर स्टैंप कर दिया ओरिजिनल सीन का। इसी तरह जब एक से ज्यादा बैंक फाइनेंसिंग कर रहे हैं किसी एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इक्विटेबल मॉर्गेज एक बैंक के पास होगा जिसके पास ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स है। बाकी बैंक फिर क्या करेंगे, वो उसी बैंक से फोटोकॉपी और उसके ऊपर स्टैंप लगवाएंगे सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की, और ये इंश्योर करेंगे कि बैंक तब तक वो डॉक्यूमेंट वापस कस्टमर को या बोरोवर को नहीं देगा जब तक कि बाकी सारे बैंक अपना अपना लोन वापस रिकवर नहीं कर लेते। ठीक है, सो ऐसी सूरत में फिर लीगल मॉर्टगेज या रजिस्टर्ड मॉर्टगेज थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल रह जाता है, क्योंकि ऐसी सूरत में बैंक ज्यादा सेफ हो जाता है। और अगर कस्टमर के पैसे बचाने हैं, अगर बोरोवर की फीस बचानी है, तो फिर इक्विटेबल मॉर्गेज पे आ जाता है। लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज सिर्फ तब करवाई जानी चाहिए जब कस्टमर बहुत ही अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस का है, जब कस्टमर की रिप्यूट बहुत अच्छी है, या कस्टमर एक बहुत बड़ा यूनिलीवर टाइप, पैकेजेस टाइप, डेस्कॉन टाइप एक बहुत बड़ा रिप्यूटेड कस्टमर है। सो ऐसी सूरत में इक्विटेबल मॉर्गेज पे भी बैंक्स जा सकते हैं और जाते हैं। ओके, सिमिलरली द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज टोकन मॉर्गेज। सो एक लीगल मॉर्गेज, फिर हमने पढ़ा इक्विटेबल मॉर्गेज, और एक ऑप्शन है टोकन मॉर्गेज। टोकन मॉर्गेज होता है, ये एक्चुअली लीगल मॉर्गेज से ही फर्दर एक्सट्रैक्ट हुआ है,
कि बजाय इसके कि आप पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज करवाएं, लेट्स से एक प्रॉपर्टी है 1 बिलियन की, तो जब हम लीगल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज पे जाएंगे तो 1 बिलियन की प्रॉपर्टी की परसेंटेज लगेगी एज अ फी, एज अ कमीशन, या गवर्नमेंट के जो भी चार्जेस है। उसकी बजाय प्रॉपर्टी की कुछ हिस्से की, जैसे लेट से एक घर बना हुआ है, उस पूरे घर को मॉर्गेज कराना है, उसको रजिस्टर करवाना है गवर्नमेंट के पास। और दूसरा ऑप्शन ये है कि उस पूरे घर के किसी एक कमरे को रजिस्टर करवा दें। मॉर्गेज तो वो पूरा घर ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सिर्फ एक छोटे से पार्ट को आप रजिस्टर करवा दें। उससे फायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे। एक फायदा ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम होगी, इसलिए उसके ऊपर जो फीस लगनी है, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू या जो भी स्टैंप्स लगनी है वो कम लगेंगी, सो बोरोवर की बचत हो जाएगी। एंड नंबर टू, बैंक भी सिक्योर हो जाएगा कि अगर एक घर में एक कमरा भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अंडर मॉर्गेज है, तो इसका मतलब है वो पूरी प्रॉपर्टी या वो पूरा घर नहीं बिक सकता। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फिर टोकन मॉर्गेज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोकन मॉर्गेज क्या है कि रादर देन एक पूरी एरिया, एक पूरी जगह या एक पूरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने की बजाय अगर उसको किया जाए तो बहुत ज्यादा फीस या चार्जेस पे करने पड़ेंगे बोरोवर को। उससे बचाने के लिए उसको उस पूरी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मॉर्गेज करवा लिया जाता है, जिसे हम टोकन मॉर्गेज कहते हैं। so, उससे चार्जेस भी बच जाते हैं और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी आ जाता है कि ये प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज है बाय दिस बैंक। सो उस प्रॉपर्टी को जब भी सेल करने लगेगा और वो वेरीफाई की जाए तो पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं टोकन मॉर्गेज। एंड लास्टली आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं सिर्फ इस एक सेंटेंस के साथ, व्हेन नो रेवेन्यू रिकॉर्ड इज अवेलेबल 100% रजिस्टर्ड मॉर्गेज शैल बी डन। कुछ ऐसी जगह भी हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं है। जैसे लाहौर में तो एलडीए मौजूद है, इसी तरह फैसलाबाद में एफडीए मौजूद होगी, इस्लामाबाद में एक सेपरेट अथॉरिटी मौजूद होगी। कुछ एरियाज ऐसे जो दूर दराज के एरियाज हैं जहां पे कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं है या कोई रिकॉर्ड नहीं है, या गवर्नमेंट के पास उसका कोई मैप या कोई अप्रूवल या कोई अथॉरिटी ऐसी मौजूद नहीं है जो किसकी जगह है, किसके पास है, ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में फिर टोकन मॉर्गेज नहीं करवानी चाहिए, बल्कि फिर पूरी लीगल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज, दैट मींस पूरी प्रॉपर्टी की मॉर्गेज ज्यादा सेफ होगी। ठीक है, सो आज के लिए, आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं, मॉर्गेज क्या थी ये आपने देख लिया। मॉर्गेज के अंदर 3 छोटी सी टाइप्स डिस्कस की। लीगल मॉर्गेज, जिसमें पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रजिस्टर होती है, पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज रजिस्टर करवाया जाता है और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की फीस या जो भी चार्जेस हैं वो पे किए जाते हैं। सेकंड, इक्विटेबल मॉर्गेज, जिसमें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसको रजिस्टर नहीं करवाया जाता, अलबत्ता जो ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक अपने पास रख लेता है, या वो जो मॉर्गेजी है, जो लेंडर है, वो अपने पास एज अ सेफ कस्टडी सिक्योरिटी के तौर पे रख लेता है। एंड देन द टोकन मॉर्गेज, कि जिसमें पूरी प्रॉपर्टी की बजाय उस प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से के ऊपर रजिस्टर मॉर्गेज करवा लिया जाता है, या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उसको रजिस्टर करवा लिया जाता है। उससे 2 फायदे होते हैं। एक के चार्जेस कम हो जाते हैं, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ कुछ हिस्सा है, तो सिर्फ उस हिस्से के मुताबिक गवर्नमेंट के जो चार्जेस बनते हैं वो पे किए जाते हैं। और दूसरा फायदा बैंक को ये है कि बैंक कंपैरेटिवली सेफ होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटेबल मॉर्गेज, के डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है मौजूद हो अगर वो इक्विटेबल प्लस रजिस्टर्ड मॉर्गेज है, और दूसरा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में भी मौजूद है कि ये प्रॉपर्टी का ये हिस्सा जो है वो इस बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी मॉर्गेज करवाया गया है। कि यहाँ तक आपने पढ़ लेना है। ये सारे नोट्स जो हैं अर्लियर जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, और आज का जो लेक्चर है ये भी मैंने आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए हैं एक एडोब की फाइल की सूरत में। सो यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी वेंसडे को, आई से एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसमें क्वेश्चन आंसर से बात स्टार्ट करें। पहले 20, 25, 30 मिनट हम एक अच्छे क्वेश्चन आंसर सेशन पे गुजारें, जिसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही या कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा उसको डिस्कस करें, क्लियर करें, और फिर हम आगे पढ़ें।
ठीक है जी, टिल नेक्स्ट क्लास, स्टे सेफ। आई एम साइनिंग ऑफ। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ।